चाइना ने न केवल भारत को इवन अमेरिका और जापान को भी ओपन चैलेंज दिया है कि अगर तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगे। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। चाइना ने अपनी पूरी आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। इस समय तो चाइना की सड़कों पे कार बसों के साथ साथ टैंक भी घूमने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक। चर्चा करते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट के बारे में। चैनल पे नए हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, इतना सा भी करना चाहते हो, तो अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है आपका सपोर्ट। चीनी सैनिकों ने ताइवान बॉर्डर पर जमकर मिसाइलें दागी हैं। China responded with military drills. It fired ballistic missiles towards Taiwan and repeatedly rehearsed the assault of Taiwan. देखो, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ये बात समझ लो आप कि कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रात को सोता है और सुबह उठ के किसी देश पे अटैक नहीं कर देता। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो उन दोनों कंट्रियों के बीच में जो विवाद होता है वो दशकों पुराना या फिर उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। देखो गुरु, जैसे हमारे प्यारे देश भारत का इतिहास बहुत पुराना है ना, वैसे चाइना का इतिहास भी बहुत पुराना है। अब 2000 से 3000 साल पुराने इस हिस्ट्री में बहुत सी डायनेस्टियां बनी और बहुत सी डायनेस्टियां मिट्टी में मिल गई, लेकिन इन डायनेस्टियों ने कभी भी चाइना की पावर को कम नहीं होने दिया। हमेशा से चाइना जो है वर्ल्ड पावर बना रहा, जब तक कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जस्ट पहले आके अगर आप चाइना को देखते हो तो वर्ल्ड की लीडिंग पावर हुआ करता था उस समय चाइना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट खोजें जो है चाइना ने अपने देश में करी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पेपर, गन पाउडर एटसेट्रा। 17वीं शताब्दी में जो अंतिम पावरफुल डायनेस्टी यहाँ की हुई उसका नाम था चुंग डायनेस्टी, और चुंग डायनेस्टी पूरे चाइना के इतिहास काल में सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के मामले में चाइना का साइज उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन 1839 से लेके 1945 तक का ये जो पीरियड है, ये ऐसा समय माना जाता है चाइना के इतिहास में, ये शर्मसार करने वाला समय है। इसको नेशनल ह्यूमिलेशन का समय माना जाता है, जब वेस्टर्न पावर रशिया और जापान जो है बलात्कार करने लग रहा था चाइना का। अब मैं इतना बड़ा भारी वर्ड इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि एक वॉर हुई थी 18वीं शताब्दी के आसपास में। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर पे ग्रेट ब्रिटेन, ये पैर पसारने लगा था एशियन कंट्रीज में। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी चाइना में गए थे ना इनके राजा से मिलने के लिए, तो इसके राजा ने मिलने से मना कर दिया था। एक पूरे जहाज भर के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गिफ्ट लेके गए थे इनके राजा के लिए, लेकिन फिर भी उसने साफ साफ बोल दिया, तुम बारबेरियंस के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे खुश कर सके। हमारा जो देश है वो एक कैलेस्टियन एम्पायर है, इसका मतलब है स्वर्ग का हिस्सा है। हमारी सीमाओं के अंदर हम हर चीज उगा सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। हमारी जरूरत तुम्हें है, क्योंकि उस समय चाइना के एम्पायर समझ चुके थे कि सिल्क और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चाइना में होती है, इसकी जरूरत है वेस्टर्न कंट्रीज को है, ना कि हमको जरूरत है इन लोगों की। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इल्लीगली ओपियम बेचने लगे चाइना में, और इन लोगों ने लगभग 30 करोड़ की आबादी वाले देश में 2 करोड़ लोगों को ओपियम का एडिक्ट बना दिया। और जब ऐसा हुआ तो उस समय उनके राजा ने यहाँ पे आदेश दे दिया कि ओपियम बैन हो जाएगा, और ओपियम को लेके इन लोगों के गोदाम जला दिए गए, जिससे ग्रेट ब्रिटेन ने इन्वेड कर दिया चाइना के ऊपर, और इसको बोला जाता है द फर्स्ट ओपियम वॉर। और इस वॉर के हारने के बाद चाइना से ट्रीटी साइन करवाई गई, और इसी ट्रीटी में जो हांगकांग है, जो आज का आप देखते हो आइसलैंड, ये छीन लिया ब्रिटेन ने। 21 मिलियन सिल्वर कॉइन का चार्ज भी ठोक दिया चाइनीज लोगों के ऊपर। ये पैसा हमारा खर्च हुआ है वॉर को लड़ने में, हमको चाहिए वापस। उस समय चाइना के 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट भी छुड़ा लिए गए, और इसी क्रम में आने वाले 60 सालों में बहुत सारे देशों ने बलात्कार किया चाइना का। बस ये लोग अपनी सेना को उठा के चाइना की बॉर्डर पे आ जाते थे और बोलते थे कि या तो हम अटैक कर देंगे या तो तुम ट्रीटी साइन करो। तो ऐसी दर्जनों ट्रीटियां इन्होंने चाइनीज एम्पायर से साइन करवा ली। और आप ये फोटोज देखिए, कितनी हास्यास्पद फोटो है ये। केक समझ के चाइना के मैप को खा रहे हैं ये लोग। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है और भी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स है उस समय के, ये लोग चाइना को पिज्जा समझ के खाने लग रहे हैं, और पीछे चाइना का जो एम्परर है ये बस तमाशा देखने लग रहा है। अब इसी क्रम में 1911 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसमें चुंग डायनेस्टी का अंत हो जाता है। और लेकिन जिन लोगों ने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था वो लोग ही आपस में कुछ समय बाद लड़ने लग जाएंगे, और चाइना में सिविल वॉर होने लग जाएगी। और इस सिविल वॉर में जो लोग पार्टिसिपेट करने लग रहे थे वो लोग थे, और इस सिविल वॉर में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग थे KMT, जिनको नेशनलिस्ट आर्मी कहा जाता है, और CPC, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। अब थे तो दोनों ही हरामी। अब नेशनलिस्ट की सरकार हुआ करती थी उस समय चाइना में, तो नेशनलिस्ट लोगों ने कम्युनिस्ट को बहुत भगा के मारा। चाइना के इतिहास में जिक्र किया जाता है द लॉन्ग मार्च के बारे में। जानते हो आप
इन नेशनलिस्ट लोगों ने कम्युनिस्ट को 10,000 किलोमीटर भगा भगा के मारा था। अब इन दोनों पार्टी की लड़ाई चलने लग रही थी, एक तरफ थी केएमटी और एक तरफ थी कम्युनिस्ट। अब एक बात ध्यान देना, जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं ना तो तीसरा हमेशा फायदा उठा लेता है, और इस समय जिस कंट्री ने फायदा उठाया वो था जापान। और जापान ने चाइना की बहुत बड़ी जमीन को एक्यूपाई कर लिया। अब ये दोनों पार्टी ने सोचा कि भाई हम आपस में झगड़ेंगे तो राज करने के लिए जमीन क्या बचेगी, तो सोचा आपस में हाथ मिला लेते हैं और जापान से लड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक हादसा हुआ कि जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, और जैसे ये हुआ जापान ने अपने हथियार डाल दिए और अपने गोला बारूद सब चाइना में छोड़ दिए और भग गया वापस। और ये जो गोला बारूद सब था ना, ये लग गया कम्युनिस्टों के हाथ में। कम्युनिस्ट पावरफुल हो गए उस समय, और कम्युनिस्टों ने फिर भगा भगा के मारा नेशनलिस्ट लोगों को, और इतना भगाया कि देश ही भगा दिया। और ये जो नेशनलिस्ट लोग थे ये लोग ताइवान में जाके बसे। ताइवान में इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई और कहा कि जो बड़ा वाला चाइना है ना ये हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे लेकिन लेके रहेंगे। और ये लड़ाई जो है ना ये आज तक चलने लग रही है, और ये जो वॉर है ना ये भी कहीं ना कहीं इस वजह से होने लग रही है। बड़ा वाला चाइना बोलता है कि छोटा वाला ताइवान हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे, और छोटा वाला बोलता है बड़ा वाला मेरा है। अब हमारा देश भी आजादी के समय विखंडित हुआ था, एक बना था पाकिस्तान और एक बना था भारत। तो भारत ने कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान को वापस से एक्यूपाई करेंगे, और पाकिस्तानियों ने कभी नहीं बोला कि हमको पूरा भारत चाहिए। लेकिन ये दोनों साले हरामी हैं। ताइवान ने अपने तरफ कंट्रीज को रुझाना चालू किया, और वहीं बड़े वाले चाइना ने अपने तरफ से कंट्रियों को रुझाना चालू किया। और हमारे देश के भी कुछ महान लीडर्स ऐसे थे, ये यहाँ पे इनका नाम है चाचा नेहरू जी। तो हमारे चाचा ने क्या किया, चाइना की वन नेशन पॉलिसी को फॉलो किया। वन नेशन पॉलिसी मतलब होता है, हाँ मैं समझ रहा हूं कि चाइना में कोई भी कपल तो एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वन नेशन पॉलिसी 1949 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, इसी माओ के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। और इसका मतलब ये था कि केवल एक चाइना को मानेगी पूरी दुनिया, या तो बड़े वाले को मान ले या तो छोटे वाले को मान ले। पर जिसको भी तुम मानोगे ना, अगर तुमने छोटे वाले को माना तो हमसे तुम कट जाओगे जिंदगी भर के लिए, और अगर तुमने हमको माना आय हाय हाय तो हमारे तरफ से आपको ट्रेड में छूट मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी, वो छूट मिलेगी। तो हमारे चाचा नेहरू ने वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लीडर्स को ये मनाना चालू किया कि आप बड़े वाले चाइना को मानिए, छोटे वाले को तो जाने दो। यही कहानी है। जवाहरलाल नेहरू ने जो वीटो पावर भारत को मिलने वाली थी यूनाइटेड नेशन में, वो वीटो पावर इस हरामी चाइना को दे दी, और चाइना ने इस वीटो पावर का न जाने कितने बार भारत के खिलाफ ही प्रयोग किया है। तो चाचा नेहरू ने बहुत बड़ी गलती करी भाई गलती, मैं तो खुला बोलूंगा। जैसा हमारे देश में संसद है ना, वैसे ही अमेरिका में भी संसद है, लेकिन उसका नाम कांग्रेस है। हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन वहां उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे उनके देश में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है जिसका नाम है नैन्सी पेलोसी। अब नैन्सी पेलोसी की न जाने क्या इच्छा हुई, वो ताइवान विजिट पे आ गई। ताइवान में तो उनका स्वागत होना ही था, भाई अमेरिका की स्पीकर आई हुई है। और ये बड़े वाले चाइना ने, शी जिनपिंग के आर्मी ने तन मिसाइल ठोकी है ताइवान के आसपास। आजू बाजू पूरा एक नेवी का एक्सरसाइज चालू कर दी, पूरे जंगी जहाजों को ताइवान के आजू बाजू घेरने लगा दिया। दे बम्बार्डिंग करने लग रहे हैं ताइवान के ऊपर से, जापान की एयर स्पेस में अपने जहाज घुसाने लग रहे हैं। और जैसे इस अमेरिकन स्पीकर ने ताइवान की धरती पे कदम रखा, पूरा बौखला गया चाइना। दे दनादन मिसाइलें ठोके जा रहा है आजू बाजू। ये धमका रहा है कि अगर मैं ताइवान पे हमला करूंगा तो भारत, जापान, अमेरिका, तुम लोग सावधान हो जाओ, बीच में उंगली नहीं करना, तुम्हारे ऊपर भी हम बम फोड़ दूंगा। तो अगर कोई हमको चमकाए तो हम भारतीय है, छापड़ मार देते पलट के, फिर बोलते क्या हो गया भाई, क्यों बोल रहा था। ऐसी कहानी है। तो मेरे ख्याल से यही होगा। मोदी गवर्नमेंट है अभी, और मोदी गवर्नमेंट ना सीधी गवर्नमेंट नहीं है, ये 2014 वाला भारत नहीं है, ये चेंज है। मेरे ख्याल से तो स्थिति ये होने वाली है आने वाले समय में कि भारत भी बोल देगा हम वन नेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, वन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश वाला भी हमारा, अक्साई चीन भी हमारा, जो पीओके वाला एरिया वो भी हमारा, वन इंडिया। मानना तो मानो, व्यापार करो, नहीं तो फुटो यहाँ से। एक्चुअल में ये अप्लाई कर देना चाहिए हमको भी। जैसे चाइना हरामीगिरी करता है ना, थोड़ी सी हमको भी अप्लाई करने की जरूरत है, बोलने भर की देरी है। अभी की सरकार के पास पावर रहती है, वो ये कर सकती है कि जैसे ही ताइवान के ऊपर अगर चाइना इन्वेट करता है तो उस समय अरुणाचल प्रदेश या अक्साई चीन वाले हिस्से में ना हम लोग भी घुस जाए 4-5 किलोमीटर, क्योंकि चाइना के पास इतने बड़ी सैनिक तो है, लेकिन उसकी जमीनें भी तो उतनी बड़ी है मेरे भाई। चाइना का ताजिकिस्तान के साथ झगड़ा चलने लग रहा है, तो अब हर तरफ से वो थोड़ी संभाल पाएगा अपने देश को। एक तरफ लड़ाई करेगा वो, और उधर अमेरिका भी तो लड़ेगा ताइवान वाले इलाके में।
अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं होता। देखो, अमेरिका एक बहुत हरामी कंट्री है, आप उसको कभी अपना दोस्त मत मानिए, लेकिन इस ताइवान और चाइना के वॉर में ना अमेरिका उतरेगा। क्यों उतरेगा? और इवन भारत को भी बहुत नुकसान होने वाला है अगर ये वॉर हुई तो। इसका कारण है, अमेरिका है एक डेवलप कंट्री और ताइवान अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप कंट्री है। इवन चाइना भी बहुत डेवलप है, बट ताइवान ने क्या किया, एक सेक्टर जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर, इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना के रखा है इसने। तो दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर यूज होते हैं उसमें लगभग 50 से 60% सेमीकंडक्टर इस छोटे से कंट्री से आते हैं। इवन भारत ने भी यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और कुछ समय बाद तो ये भी होगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताइवान के लीडरों के साथ बहुत सारे पैक्ट भी साइन किए हुए हैं कि आने वाले समय में ताइवान की कंपनियां भारत में आके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने लग रही होंगी। हम भारतीयों को भी ये लोग सिखाएंगे कि सेमीकंडक्टर बनाया कैसे जाता है। अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड इसीलिए है, सेमीकंडक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता है तो चाइना कभी भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई बढ़ाएगा और कभी भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई कट कर देगा। अभी कुछ दिन पहले सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी, कारें 6-6 महीने और 8-8 महीने डिले मिलना स्टार्ट हो गई थी। 3 से 4 लाख रुपए प्राइजेस बढ़ गए कारों के भी, केवल सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से। और सोचो, जब ये हरामी चाइना इसको मैनिपुलेट करने लगेगा तो कितना भयंकर उसको मैनिपुलेट करेगा। और ये तो साला सुनता भी नहीं है किसी की, और भारतीयों की तो और भी मारेगा ये। तो न केवल भारत को, इवन अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री, जितनी भी डेवलप कंट्री है ना, ये सभी सत्ते पत्ते में आ जाएगी अगर ये वॉर स्टार्ट हुई तो। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना कोई लॉन्ग टर्म एनिमी होता है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंड होता है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में केवल एक बात के ऊपर चर्चा की जाती है, दो हो गए वैसे, कोई एक बात के ऊपर चर्चा की जाती है और वो बात है प्रॉफिट, केवल और केवल प्रॉफिट। कोई भी कंट्री इंडिया के जैसी नहीं होती जिसने श्रीलंका को इतनी मदद करी, नेपाल को इतनी मदद करी, इवन भूटान जैसी कंट्री को मदद करी। भारत जैसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। भारत भारत है मेरे भाई, प्यारा देश भारत हमारा। ऐसी कोई कंट्री ना कभी होगी, ना कोई कंट्री कभी बन सकती है। ये बात हमेशा अपने कानों में याद रख लेना। हमारी मम्मी के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आग उठा के बात करता है, कैसा लगता है हमको? मैंने करता है ना, आग निचोड़ ले, चढ़ा दे दे उसके ऊपर। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। हमारी भारत माता के ऊपर आग उठा के हमको धमका रहा है चाइना, तो हम क्या देखेंगे? हम नहीं देखने वाले, पेल देंगे और यही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ मिला सीखने को, लाइक वाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा इतना सा भी प्रयास आपको बेहतर लगा हो ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप सभी लोगों से अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।